गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस दी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का हम जो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। जब हम कैपेसिटेंस में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस किस तरीके से बदल जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो पिछले लेक्चर में तो सिर्फ डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट हमने जो है कैपेसिटेंस पे देखा था। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट जो कैपेसिटर पे चार्ज है उस पर क्या होगा, क्या वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उसके अंदर जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या असर होगा, पोटेंशियल पे क्या असर होगा, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 4-5 चीजों पे डायलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ता है वो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अब इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या दो केसेस हैं बेसिकली इस टॉपिक में। तो पहले देख लेते हैं, लेट द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हमने क्या किया कि पूरे जो स्पेस है पैरेलल प्लेट्स का उसको डायलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस, एज आई टोल्ड यू, दो केसेस बनेंगे व्हेन द बैटरी रिमेन कनेक्टेड, यानी कि कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टेड है और हमने उसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। दूसरा केस बनेगा आफ्टर द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है, पहले कैपेसिटर को, अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है, जब वो चार्ज हो गया फिर हमने बैटरी डिस्कनेक्ट की और उसके बाद प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। ये दोनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय डूइंग न्यूमेरिकल आपको ध्यान देना होगा कि कौन से केस का न्यूमेरिकल है, ये वाले केस का न्यूमेरिकल है या ये वाले केस का न्यूमेरिकल है। तो हम केस 1 अपना स्टार्ट करते हैं। केस 1 में केस 1 dielectric is inserted between the plates of the capacitor and battery remain connected ठीक है। तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड रहती है। ओके, तो देखिए ये कैपेसिटर है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले हम इसको बैटरी से लगा के चार्ज करेंगे, ये अभी अनचार्ज है, ठीक है। तो हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू और एक स्विच के थ्रू इसका सर्किट कंप्लीट किया, ये पोटेंशियल V हो गया। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक ही रेट, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो D है, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, ठीक है, सेपरेशन D। तो अभी इसके ऊपर हम मानते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, पोटेंशियल V1 है, ठीक है। ये एक अलग से ये डायलेक्ट्रिक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम इस डायलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है वो जो प्लेट्स के बीच में गैप है उसके बराबर ले लेते हैं। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका जो एरिया है वो भी A के बराबर है, सो दैट जब ये डायलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करें तो ये जो प्लेट्स के बीच का गैप है उसको कंप्लीटली फिल करें। अब हमारा जो केस है वो है ये बैटरी कनेक्ट रहेगी, है ना, और हम ये डायलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट कर देंगे इस प्लेट, इस डायलेक्ट्रिक को उठा के हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और ये बैटरी हमारी कनेक्टेड रहेगी। ओके, तो हमारा नया सर्किट बनेगा इस तरीके से। ओके, ये सर्किट बना लेते हैं। बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी वही है, ठीक है, या सेल वही है, ये हमारा स्विच हो गया, चार्ज इसी तरीके से। अब इसके अंदर हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, एंटायर स्पेस को फिल करेगा डायलेक्ट्रिक हमारा, ये हमने इसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। इसके ऊपर हम बोल देते हैं अब कैपेसिटेंस इसका C2 हो गया, ये Q2 हो गया और ये V2। ओके, चलिए अब देखते हैं सबसे पहला इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या होगा। तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है तो हमारा जो C1 होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, बहुत इजी है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो
तो जो C2 होगा वो बेसिकली K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। नाउ व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल या चार्ज, किसी को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor जो होगा वो V1 है और वो V के बराबर होगा, अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर या पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, V1 जो है वो V के बराबर होगा अप्लाइड पोटेंशियल, और यू कैन से पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल या बैटरी जो आपने यहां पे कनेक्टेड कर रखा है। क्योंकि देखो ये कंडक्टर है, ये जो प्लेट्स हैं ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और जब भी आप किसी कंडक्टर को पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो उस पूरे कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वही हो जाएगा जिस पोटेंशियल से आपने कनेक्ट कर रखा है। तो आपने मान लीजिए अगर इसको एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो जो कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 ही वोल्ट होगा, क्योंकि जब तक ही उसके ऊपर चार्ज फ्लो होगा और वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा जब उसका पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor। अब यहां पे क्या होना चाहिए, V2 है वैसे तो ये V2 भी V के बराबर ही होगा, क्योंकि स्टिल द बैटरी इज कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट नहीं की है, तो वो बैटरी जो है अपना पोटेंशियल, ये जो सेल है वो अपना पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि पहले जो पोटेंशियल था और बाद में जो पोटेंशियल था वो सेम रहेगा, पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको नोट करके लिख लेते हैं, इन दिस केस there is no change in the potential difference, potential difference between the plates, of the capacitor, ये याद रखेंगे आप। तो ये दो चीजें इसमें याद रखें, बाकी जो चीजें वो हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे तीसरा, चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इसमें जो है चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर Q1, तो ये Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1। ओके, इसी तरीके से यहां पे भी हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यहां पे हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ओके, अब हम रिलेशन निकालना चाहते हैं कि ये जो Q2 है वो Q1 के बराबर होगा या उससे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा, अगर कम है तो कितना कम होगा। तो हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, C2 को लिख सकते हैं K C1, अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया। अच्छा, ये V2 V1 के बराबर है, तो हम इस Q2 को लिख सकते हैं K C1 V1, ठीक है, एंड इट विल बी K टाइम्स ऑफ Q1। यानी कि इस केस में क्या होगा कि जो चार्ज है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। चलिए, ये तो कैलकुलेशन हो गई। लॉजिकली इस बात को समझते हैं। लॉजिकली हो क्या रहा है कि जब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, है ना। तो कैपेसिटी क्या हुई, या कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ गया। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज कर गया, ठीक है।
और ये कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड विद द बैटरी। अब क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो इट कैन होल्ड मोर चार्ज, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है या कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज होल्डिंग एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो ये कैपेसिटर क्योंकि और चार्ज लेने की एबिलिटी इसकी बढ़ चुकी है, तो ये क्या करेगा, इट विल ड्रॉ फर्दर चार्ज, ठीक है, सो दैट इसका चार्ज Q1 से Q2 में बढ़ जाए, यानी कि ये बैटरी से और चार्ज ड्रॉ कर लेगा सो दैट इसका चार्ज Q1 से Q2 बढ़ जाएगा। इट विल ड्रॉ मोर चार्ज फ्रॉम दी बैटरी। अगर मान लो ये बैटरी डिस्कनेक्टेड होती तो फिर ये कैपेसिटर जो है वो इस बैटरी से फर्दर चार्ज नहीं ले पाता, क्योंकि आपने उसका पाथ ओपन कर दिया। अगर आपने ये सर्किट हटा दिया, मान लो ये मैं यहां से यहां ये जो स्विच है ये ओपन कर दूं, तो जैसे ही मैंने स्विच ओपन किया तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज ड्रॉ कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। बट इस केस में क्योंकि ये स्विच रिमेन कनेक्टेड, ये बैटरी रिमेन कनेक्टेड, तो होगा क्या कि ये पोटेंशियल ये चार्ज को ड्रॉ कर लेगा। तो देखिए फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, of the capacitor, जब तक हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है तो वो E1 होगी, और वो E1 जो है वो V1 by D होगी, ठीक है। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और हम जो रिलेशन यूज कर रहे हैं वो माइनस dV by dr का रिलेशन यूज कर रहे हैं, ओके। तो इट विल बी V1 by D। इसी तरीके से इसका फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, E2 ले लेते हैं। मान लीजिए आप डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर इस पे फील्ड E2 हो गई, तो E2 जो है वो हो जाएगा V2 by D। अब क्योंकि V2 जो है वो V1 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो E2 है इट विल बी V1 by D, और वो E1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, नोट कर लेते हैं इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। बट इसको लेके एक अप्रोच आपके दिमाग में जो आ रही होगी, वो आप जो सोच रहे होगे वो इस तरीके से सोच रहे होगे कि मान लो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो E1 by K हो जाएगा, क्योंकि हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो K टाइम्स रिड्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन आपके सामने जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी वो मेंटेन हो जाएगी, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेगा बैटरी प्लेट्स पर, जिसकी वजह से फील्ड जो है वो अनचेंज रहेगी, वो K टाइम्स रिड्यूस नहीं होगी, ओके। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिफ्थ पॉइंट, यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आप U2 लिखेंगे, ये U2 होगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब आप रिलेशन निकालना चाहते हैं U2 और U1 में, ये देखना चाहते हैं कि U2 U1 से बड़ा होगा या छोटा होगा या सेम रहेगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए C2 को लिख सकते हैं KC1, और V2 तो V1 के बराबर है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड, ये तो K टाइम्स हो गया, ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर, एंड यू कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज by K times, the potential energy will increase by K times। काफी इंपॉर्टेंट है,
अभी रीजन तलाशेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहले तो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अच्छा, इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, और करके U1 को हम लिख सकते हैं Q²/2C, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये भी होता है, ये Q1 होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम U2 को लिख सकते हैं Q2² / 2 अगेन हम रिलेशन निकालना चाहते हैं U2 और U1 में, तो ये रिलेशन निकालते हैं। देखिए Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो Q2 है ये Q1 का k टाइम्स का स्क्वायर कर दीजिए, और जो कैपेसिटेंस था वो भी k टाइम्स बढ़ गया था, स्क्वायर नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा k² Q1² ट्वाइस ऑफ k C1, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, k आ जाएगा। अगेन यू विल सी दैट द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बाय k टाइम्स। तो किसी भी रिलेशन से आप करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ये इंक्रीज क्यों हुआ, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा पिछले लेक्चर की बात, जो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो किसी स्टेज पर इस पे Q चार्ज है, ये फुली चार्ज नहीं है, ठीक है, और एक dQ चार्ज मूव हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका जो वर्क डन होता था, यही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता था। देखिए, तो ये वर्क डन आप निकालते थे। ओके, और यही वर्क डन dW जो आप वर्क डन निकालते थे वो निकालते थे पोटेंशियल ED, है ना, और dQ, ये वर्क डन आप इंटीग्रेट करते थे। फिर आप, क्योंकि Q = CV होगा उस स्टेज पर, क्योंकि ये इस स्टेज पे चार्ज है और ये आपका पोटेंशियल है, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल की जगह Q/C लिख देते, और इसको आपका एक्सप्रेशन आता था Q/C dQ, और फिर आप कहते थे 0 to Q चार्ज अगर इसके ऊपर हो गया तो Q²/2C आपका एक्सप्रेशन आता था। यानी कि जब जब चार्ज ट्रांसफर होगा बैटरी से तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब अपनी बात पर आ जाते हैं। देखिए इस केस में, इस केस में ऑलरेडी Q1 चार्ज था और इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब जैसे ही आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, कैपेसिटी बढ़ गई और इस डाइलेक्ट्रिक ने फर्दर कुछ और चार्ज बैटरी से ड्रॉ किया प्लेट्स की तरफ, तो ये Q2 बड़ा हो गया, बढ़ गया ये चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, और वो एक्स्ट्रा वर्क डन इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, जो कि लास्ट है इसमें पॉइंट, विच इज 6th पॉइंट। एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी डेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो 6th पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ ε0 E² 1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहाँ पे वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन मैंने यूज किया। यहां पे जो मैं एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा, एनर्जी डेंसिटी वो होगा आपका हाफ मीडियम की परमिटिविटी और E2 का स्क्वायर। E2 तो E1 के बराबर है, अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब एप्सिलॉन मीडियम क्या होगा, तो आपने के पढ़ा, के क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और जैसे आप इसको ऐसे लिखे, रिलेटिव परमिटिविटी आप कैसे डिफाइन करते थे, रिलेटिव परमिटिविटी और के या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ठीक है, ए। तो ये हमारा होता था एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन वैक्यूम, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं लिख सकता हूं k टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस केस में हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी उसको हम लिखेंगे मीडियम की परमिटिविटी E2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं E1 स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी पहले के मुकाबले k टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन होगी। इसको सोचने का एक और आसान तरीका है, आप ये सोचिए कि एनर्जी k टाइम्स बढ़ गई तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या है, सिंपली एनर्जी स्टोर, ये जो इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। अब क्योंकि टोटल एनर्जी k टाइम्स बढ़ गई तो एनर्जी डेंसिटी भी जो है वो k टाइम्स बढ़ जानी चाहिए पिछली के मुकाबले। ओके, चलिए इस केस के डिस्कशन को समराइज करते हैं। कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज बाय k टाइम्स, इंक्रीज बाय k टाइम्स। ठीक है, देखिए आप तो अभी हमने डेरिवेशन किया तो ये सारी ही चीजें k टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, ये आसान होगा याद रखना, ठीक है, आप इससे याद रख सकते हैं कि ये सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए केस 2 हम डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है। तो केस 2 हम, केस 2 डाइलेक्ट्रिक is inserted between the plates of the capacitor after the removal of battery, after the removal of battery या सेल। ठीक है, तो देखिए क्या सिचुएशन है। पहले हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर, क्योंकि पहले तो अनचार्ज ही होगा ना, पहले उसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी और स्विच S के थ्रू जो है इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पोटेंशियल VS बैटरी का, ये बैटरी इसको चार्ज प्रोवाइड करेगी, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक निगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस सिचुएशन में हमने इस पे Q1, C1 और V1 लिया, यानी कि इनिशियल जो चार्ज है कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर वो Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दी प्लेट्स वो V1 है। ठीक है, अब क्या है, नाउ द स्विच S इज ओपन। ठीक है, ओपन कर दिया हमने स्विच S। अभी हमारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये स्विच ओपन हो गया, यानी कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अगर जैसे ही आपने स्विच ओपन किया तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। तो अभी तो कोई चेंज नहीं होगा, Q1, C1, V1 ही रहेगा। ये V1 क्यों रहेगा, ऐसा नहीं है कि बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं रहेगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस चार्ज की वजह से, ये जो कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बैटरी या सेल जो है इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड आपने हटा दिया इसको, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब एक डाइलेक्ट्रिक जो है जिसकी थिकनेस D के बराबर है और एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है, तो ये जो थिकनेस है ये D के इक्वल है। ओके, ये इसमें इंसर्ट किया गया और ये स्विच ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं करना है। ठीक, तो मैंने इस सिचुएशन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये कैपेसिटर्स की प्लेट्स हो गई,
बैटरी रिमेन डिस्कनेक्टेड, ये हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, और इसके अंदर आई हैव इंसर्टेड द डायलेक्ट्रिक, नया चार्ज Q2, नया कैपेसिटेंस C2, नया पोटेंशियल V2, बैटरी रिमेन डिस्कनेक्टेड, बैटरी रिमेन डिस्कनेक्टेड, ये डिस्कनेक्टेड ही रहे। अब इस केस में अगेन जो हमने पैरामीटर पिछले केस में पढ़े थे उनमें क्या चेंजेस होंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा C1 वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। इस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस जो होगा C2 वो K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा, यानी कि K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है चार्ज का। इसके ऊपर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो होगा वो Q1 होगा, ठीक है। यहां पे चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर Q2 हो जाएगा। अब Q1 और Q2 में क्या रिलेशन होगा? Q2 इज इक्वल टू Q1। क्या रीजन होना चाहिए? देखो, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटी बढ़ी, यानी कि ये कैपेसिटर बैटरी से और चार्ज ड्रॉ कर सकता है, इसकी एबिलिटी है ड्रॉ करने की, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। लेकिन ये ड्रॉ तो जब करेगा जब इस बैटरी से चार्ज आएगा और ये स्विच ओपन है, ठीक है। इसको जो चार्ज चाहिए एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है, लेकिन लेगा तो जब ये बैटरी से फ्लो होगा एक्स्ट्रा चार्ज। अब क्योंकि आपने ये स्विच ओपन कर रखा है तो बैटरी से तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, तो इसकी एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की, एक्स्ट्रा चार्ज के होल्ड कर सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज आना बैटरी से है इसके पास। अब बैटरी से तो आपने ये रास्ता ओपन कर दिया, ये पाथ ओपन कर दिया, अब चार्ज जंप करके तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जो इस पे पहले चार्ज था Q1 वही चार्ज बाद में भी रहेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से आ सकता था वो नहीं आएगा, क्योंकि स्विच एस ओपन है, ये ओपन सर्किट हो गया, ये पाथ ओपन हो गया, इसलिए चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स तक नहीं जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इस केस में चार्ज सेम रहेगा। नाउ कम टू द पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor, V1 है, और इस V1 को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं Q1 C1 V1, तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1। ओके, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट potential difference between the plates of the capacitor V2 है। और V2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? V2 को हम लिख सकते हैं Q2 बाई C2। अब हम रिलेशन निकालेंगे V2 और V1 में, तो Q2 तो हम लिख सकते हैं Q1 क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, और जो C2 था वो K टाइम्स ऑफ C1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा Q1 C1, यानी कि पोटेंशियल K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इन दिस केस द पोटेंशियल विल रिड्यूस K टाइम्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब हम इसका एनर्जी और फील्ड पढ़ लेंगे। उसका सबका रीजन क्योंकि सेम ही है, तो वो रीजन हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे कि ये रिड्यूस क्यों हो, ठीक है। बट अभी आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल रिड्यूस। ओके, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड रहता तो मेंटेन रहता, अभी क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड है तो मेंटेन नहीं रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों होगा उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे।
चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor तो E1 जो होगा इसकी फील्ड E1 हम ले लेते हैं और E1 जो होगा वो V1 बाई D होगा। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट यहां पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor। इस केस में हम E2 ले लेते हैं। ओके, E2 हो गया कैपेसिटर, तो E2 इज इक्वल टू V2 बाई D हो जाएगा। अब क्योंकि V2 जो है वो V1 बाई K है और ये D है, इसका मतलब ये 1/K टाइम्स ऑफ E1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस बाय K टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स of the capacitor will reduce K टाइम्स। K टाइम्स घट जाएगी। ओके, नाउ कम टू द एनर्जी को क्या होगा और एनर्जी डेंसिटी, दो पॉइंट हमारे इसमें बच रहे हैं। तो देखिए पोटेंशियल घट रहा है और घट जाता है K टाइम्स और फील्ड भी K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, व्हिच इज एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर। यहां पे भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब रिलेशन निकालते हैं U2 और U1 में क्या रिलेशन होगा। तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ गया और पोटेंशियल K टाइम घट गया और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर बाई K। तो आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो K टाइम्स रिड्यूस होगी। पिछले वाले केस में ये सारी चीजें K टाइम्स बढ़ रही थी एक्सेप्ट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले वाले केस में ये जो एनर्जी थी वो K टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, यहाँ K टाइम्स डिक्रीज हो रही। चलिए इसका सेकेंड अप्रोच डिस्कस करते हैं कि अगर आप इसी को Q स्क्वायर बाई 2C से करना चाहे तब क्या होगा, Q1 और C1 होगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे U2 इज इक्वल टू Q2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ C2। अब चार्ज इसमें क्या रहता है, सेम रहता है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ले तो सकता है, कैपेसिटी तो है, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी तो है, लेकिन कर नहीं सकता इस स्विच का ओपन होने की वजह से, क्योंकि चार्ज को पाथ नहीं मिला कैपेसिटर तक जाने के लिए। तो ये Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ K C1 हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं Q1 का स्क्वायर 1/K टाइम्स ऑफ Q1 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ C1, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पिछले के मुकाबले K टाइम्स कम हो जाएगी। ओके, क्लियर है। चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी भी इजी है क्योंकि देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो पर यूनिट वॉल्यूम भी एनर्जी घटेगी, यानी कि एनर्जी डेंसिटी विल रिड्यूस बाय K टाइम्स। एनर्जी डेंसिटी विल रिड्यूस बाय K टाइम्स। 6 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कि एनर्जी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। कैलकुलेशन से देख लेते हैं कि कैसे हो रही रिड्यूस। 6 पॉइंट इज एनर्जी डेंसिटी।
तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, E1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि मीडियम है तो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी हाफ मीडियम की परमिटिविटी और E1 E2 का स्क्वायर। अब जो E2 है वो है E1 बाई के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रिड्यूस हो जाती है। और जो मीडियम की परमिटिविटी है वो k टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर बाई k स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई k टाइम्स ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर, यानी कि एनर्जी डेंसिटी विल रिड्यूस बाई k टाइम्स। ओके, कंक्लूजन अगर हम इसका लिखें, या कंक्लूजन से पहले ये देख लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी रिड्यूस क्यों हो रही है। इसको समझते हैं। देखो, अब देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रही है। अब आपने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, पोलर या नॉन पोलर हो सकता है डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें डायपोल मूवमेंट है बट वो रैंडमली ओरिएंटेड है, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये एक डायपोल है P, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में अलाइन करने की कोशिश करेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएगी इस P को। और इस केस में जो टॉर्क लगेगा वो होता है P क्रॉस E। इस टॉर्क की वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और जो इसकी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो होती है माइनस P डॉट E, या फिर जो भी एंगल है वो कॉस लिख सकते हैं। अब जब आप इस डाइलेक्ट्रिक को इस प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो यही सिनेरियो होगा। यहाँ पे ये आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर होंगे। तो इनिशियली जो इसके पास जो एनर्जी स्टोर थी वो थी हाफ C1 V1 का स्क्वायर, या फिर U1 इज इक्वल टू Q1 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ C1। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायपोल को, सारे डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में अलाइन करेंगे। इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी? अब बैटरी तो डिस्कनेक्टेड है, बैटरी तो एक्स्ट्रा एनर्जी दे नहीं सकती, तो ये जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी वो कुछ एनर्जी इसको अलाइन करने में यूटिलाइज हो जाएगी, और जो इसकी फाइनल एनर्जी होगी वो होगी Q2 स्क्वायर बाई 2 ट्वाइस ऑफ C2, और ये जो है वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि U2 जो है U1 से कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी डायपोल को अलाइन करने में यूज हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए अब इसको कंक्लूड करते हैं, क्या क्या हमने इसमें केस 2 में देखा। केस 2 में हमारी क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहती हैं और क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। तो कैपेसिटेंस हमारा k टाइम्स इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, बाकी चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हमारी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये सारी ही चीजें k टाइम्स रिड्यूस हो जाती हैं, k टाइम्स रिड्यूस हो जाती है k टाइम्स। और जो चार्ज है
चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटी बढ़ चुकी है, चार्ज वो ले सकता है बैटरी से, लेकिन क्योंकि पाथ नहीं मिल रहा चार्ज को, सर्किट ओपन है, तो चार्ज जो है वो बैटरी से कैपेसिटर पे फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके।